अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हमारे पास बेसिकली ई कैट एम डी कैट के लेक्चर मौजूद है, जिसमें हमने बेसिकली देखना है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वगैरह क्या है। एंड फिर हम इसके जो है वो जो रेलेवेंट टॉपिक्स बनते हैं आगे हमारे पास, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स वगैरह है ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, सही है। और फिर इसके हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पर कि हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरिस्टेड इन 1819, सही है। तो बेसिकली जो ये डिस्कवर्ड किया किसने, ओरिस्टेड ने। ईयर हमारे पास क्या है, 1819। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम, सही है। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि बेसिकली रेस्ट पर हैं, उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। उनके बिटवीन जो है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंटेन्स ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक बट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दैम। तो अगर हमारे पास मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो बेसिकली उसके पास दोनों फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अल्टीमेटली दोनों फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर से सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिलती है, सही है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द करंट वायर्स कैरिंग विद द सेंटर एट द वायर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वायर में से करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास सेंटर है, तो कॉमन सेंटर होता है इनका, सही है। और अगर कॉमन सेंटर है तो सिंपल हम कहेंगे कि सर्कल कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है। तो यहाँ पर ने यही कहा हुआ है कि हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक। द टू पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दो वायर्स जो कि पैरेलल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इफ द करंट फ्लोज थ्रू द सेम डायरेक्शन, अगर उन दोनों वायर में से करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई और ये भी हमारे पास आई, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। द टू वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। और अगर हमारे पास दो वायर में से करंट जो है बेसिकली पास हो रहे हों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इनको रिपेल करेंगे, ठीक है, ये इनको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। बेसिकली हम एक चार्ज पर जो मूविंग फोर्स है हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट के जानिब, सही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। इसको हम लिख रहे हैं बी से। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से बेसिकली अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो पास हो रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स फील करता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। ये बेसिकली इंडक्शन है, b इज। तो फोर्स जो है बेसिकली हमारे पास बराबर है q इंटू वी क्रॉस बी। याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट जो है बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी का होगा, क्यू बाहर आएगा। क्यू हमारे पास पता है आपको कि ये स्केलर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ पी। तो बेसिकली जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगी
वो फोर्स जो है बी एंड वी के हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, राइट। नाउ देन एफ इज मैक्सिमम, और एफ हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम, अगर हम एंगल को 90 पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी क्रॉस भी है, तो ये हो जाएगा सिंपल क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्रॉस को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे साइन से, तो साइन की जगह अगर थीटा पुट कर रहे हैं आप, साइन थीटा है ना, थीटा पर पुट करें 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, साइन 91, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप इस थीटा की जगह पर 0 पुट करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, तो अल्टीमेटली फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी, तो इसको पढ़ते हैं मिनिमम। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज टेस्ला, ये जो हमारे पास बी है इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। 1 टेस्ला बराबर है 10 की पावर 4 गॉस के, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सम स्पीड, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड मोर देन प्रोटॉन। ये बेसिकली हमने एक की पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए इसको आप याद रख लीजिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है बेसिकली कुछ स्पीड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा प्रोटॉन के मुकाबले में, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, वो ये कि जब भी फोर्स की बात होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, सही है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स इस तरीके से मालूम किया जाएगा। इसको मैंने ऊपर भी लिखा था, बट यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया ताकि ये चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाए, राइट। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी ये देखना है। द फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, हमारे पास बेसिकली एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है उसको हमने प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बेसिकली ये हमारे पास एरो है, ठीक है, इज गिवन एज वेयर। तो बेसिकली उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो क्या लग रही है, वो फोर्स जो है हमारे पास है I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस क्रॉस को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो दिस विल बिकम बिल साइन थीटा, सही है, बिल साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास फोर्स कंडक्टर पर लग रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब एक सवाल है कि अ 5 मीटर वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो ये हमारे पास है आई, इज एट राइट एंगल, यानी कि थीटा यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया बी। द फोर्स ऑन द वायर इज, वायर पर फोर्स कितना है ये बताना है, तो इक्वेशन क्या थी, एफ इज इक्वल्स, ठीक है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, राइट। बी हमारे पास है 0.5, आई हमारे पास है 2, एल हमारे पास है 5 एंड साइन 90 डिग्री, साइन 90 तो बेसिकली हमारे पास 1 के बराबर है, इसको आप छोड़ दें, ये है 0.5, तो यहाँ से पॉइंट को हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 इंटू 5, सही है, तो सिंपल है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 5, तो हमारे पास सी राइट आंसर है 5 न्यूटन, ठीक है। आगे देखें, आगे हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बेसिकली, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर बेसिकली हमें टॉर्क देखना है, ठीक है, टॉर्क देखना चाह रहे हैं। तो समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास एक कॉइल है, अब इस कॉइल में जो है बेसिकली रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन क्यों होती है हमें पता है, और रोटेशन करवाती कौन है, टॉर्क, ठीक है ना, मतलब जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है बेसिकली वो होता है टॉर्क। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, राइट।
When a coil is suspended in a uniform magnetic field and current is flown through it, then torque generated in the coil of N turns. कॉइल में हमारे पास N टर्न्स है, यानी कि वायर जो है बेसिकली उसको हमने इस तरह से बाउंड किया हुआ है, सही है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंबल है, इसको पढ़ते हैं टॉ। तो टॉ हमारे पास यहाँ पे आ गया BIAN, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हमारे पास है एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके बीना कॉस थीटा, ठीक है, बीना कॉस थीटा। एक था अभी हमारे पास बिल साइन थीटा, सही है, और अभी हमारे पास क्या आ गया? बीना कॉस थीटा। तो बेसिकली इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। अब जब भी टॉर्क मालूम करना होगा तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, और अगर एंगल नहीं दिया हुआ होगा तो आप एंगल को 0 डिग्री मान के चलेंगे, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क। और 90 डिग्री पर क्या होगा? 90 डिग्री पर हमारे पास मिनिमम टॉर्क होगा, ठीक है। टॉर्क जो है बेसिकली मिनिमम मिलेगी। तो अब चलें हम लोग आते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के जानिब। तो चार्ज टू मास रेशियो बेसिकली कैलकुलेट किया जे थॉमसन ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये सारे फॉर्मूलाज थे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है बेसिकली, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि ये आर रेडियस हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या आ रहा है? 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट होती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली। तो बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही हैं किसी भी यूनिट एरिया से, वो बनाती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फाई इज इक्वल्स बी डॉट डेल्टा ए, ये हमारे पास है फॉर्मूला, ठीक है, बी डॉट डेल्टा ए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली पर यूनिट एरिया एंड गिवन बाय, यानी कि आप जो है वो फ्लक्स को आप डिवाइड कर दें एरिया से, तो आपको क्या मिल जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू है बेसिकली परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो कि बराबर है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 के, और ये इसकी यूनिट है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि आमतौर पर बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास इफ़ अ मैग्नेटिक इंडक्शन हैज़ अ वैल्यू, मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? मैग्नेटिक इंडक्शन से हमारे पास मुराद है कि ये बी दिया हुआ है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी ये बताना है। देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, पहले मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसके शॉर्टकट पे आते हैं। अभी देखें हमने ये फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा ए। अच्छा, हमें पता है कि डेल्टा फाई किसके बराबर है? डेल्टा फाई बराबर है B डेल्टा ए के ओवर डेल्टा ए, सही। तो अल्टीमेटली डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल, तो क्या बचा? B।
तो फ्लक्स डेंसिटी जो है बेसिकली हमारे पास क्या आ रही है, b के बराबर। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमारे पास b गिवन है वही हमारे पास क्या है, फ्लक्स डेंसिटी भी है। तो इसका जवाब हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली आंसर लिख दें। अगर आपके पास यहाँ पर बी गिवन है तो वही फ्लक्स डेंसिटी भी है। तो ए हमारे पास है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बायोट-सावर्त लॉ। सही है, बायोट-सावर्त लॉ हमारे पास बेसिकली क्या है, तो बायोट-सावर्त लॉ की अगर हम बात करें तो बेसिकली बायोट-सावर्त लॉ ये कहती है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्वाइस ऑफ द करंट के। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द करंट। तो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली आई, ट्वाइस ऑफ द करंट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है ये आर के। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, फासला होता है। ठीक है, फासला होता है। अब ये जो हमारे पास आर है बेसिकली ये बी के इन्वर्स रिलेशन। अगर आप फासला कम करते जाएंगे तो बी की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, यानी कि आप फील्ड के करीब आ रहे हैं, राइट। तो अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद और इज इक्वल्स टू लगाने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है ये वाली कि म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है बायोट-सावर्त लॉ। व्हाट इज एम्पेयर्स लॉ? एम्पेयर्स लॉ हमारे पास क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ the products of the tangential component of magnetic field of induction and the length of an element of a closed curve taken in the magnetic field is mu times the current passing through the conductor। यानी कि हमारे पास जो सम है, ठीक है ना, तमाम सम किसका, अच्छा एक बार याद रखें, हमारे पास जो सम है वो किसका है, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट। यानी कि हमने तमाम टेंजेंशियल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है ना, और फिर हमने उसको सम किया और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, लेंथ से करना है। तो ये हमारे पास आ गई बी डॉट डेल्टा एल। सही है, ये किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स आई के। तो ये बेसिकली एम्पेयर्स लॉ है कि हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली ये बी है, बी और हमारे पास ये डेल्टा एल है, अगर आप उसको सम करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू टाइम्स करंट के बराबर। अब एम्पेयर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सोलिनॉइडल फील्ड। तो व्हाट इज सोलिनॉइडल फील्ड? तो सोलिनॉइड बेसिकली क्या होता है, आपके पास इस तरीके से वाउंड किया हुआ एक वायर होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सोलिनॉइड। A solenoid is a coil of insulated copper wire wound on a long cylinder with closed trunks। यानी कि अगर आपके पास एक सिलेंडर हो, इस सिलेंडर पर जो है आप वायर को वाउंड कर दें, ठीक है ना, लपेट दें इस तरीके से, तो आपको एक शेप दिखती है और इसको हम पढ़ते हैं सोलिनॉइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, ये कहलाता है सोलिनॉइड। द मैग्नेटिक इंडक्शन इन सोलिनॉइड, ठीक है ना, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ये फॉर्मूला है। ये स्मॉल एन होता है, याद रखिएगा, और इस स्मॉल एन ये बराबर होता है एन ओवर एल के, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 8 सेंटीमीटर, सपोज दैट। तो ये स्मॉल एन क्या आ जाएगा, तो एन कितना है हमारे पास 8 है और लेंथ हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1, 1 नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है, तो ये स्मॉल एन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ। इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज मैक्सिमम। सोलेनॉइड के एन साइड जो है फील्ड हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है, बट आउटसाइड इज 0, और फील्ड आउटसाइड क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड थ्रू द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने फायर किया
ठीक है। द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी हमने ये बताना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली जवाब क्या आएगा हमारे पास, सी, नॉट चेंज। तो स्पीड चेंज नहीं होगी। वजह क्या है, वजह ये है कि भाई v एंड b आर पैरेलल, सही है। v और b जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है, वायर इस तरह से, करंट, एक्सेस ऑफ करंट इस तरह से है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली इस तरह से मूव कर रहा है, और हमने क्या किया, हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो v है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लिहाजा स्पीड चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि नेट फोर्स जो है बेसिकली ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा है, राइट। और थीटा यहाँ पे हमारे पास है 0 डिग्री। सो अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है तो 0 साइन 0 क्या आएगा, 0। तो फोर्स हमारे पास 0 आ रही है, इसका मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स है पार्टिकल पे वो 0 है। तो पार्टिकल जो है वो अपनी मोशन को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले था, राइट। Now we have toroidal field. A toroid or a circular solenoid is a coil of insulated copper wire wound on a circular core with closed turns. A uniform magnetic field of induction is produced which is confined in the space occupied by the core. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले हम इसको देखते हैं। बेसिकली हमारे पास टोरॉइड क्या है, टोरॉइड हमारे पास बेसिकली इस तरीके से, ठीक है, अब ये इस तरीके से बेसिकली हमने वाउंड किया होता है, सही है, इस तरीके से बेसिकली ये वाउंड होता है वायर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी ये फाइंड आउट की जाएगी इस फॉर्मूले से, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर, सही है। तो ये हमारे पास है टोरॉइडल, टोरॉइड, और इससे बनने वाले फील्ड को हम कहते हैं टोरॉइडल फील्ड। एक क्वेश्चन में कहते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज प्रोड्यूस इन एन एयर कोर टोरॉइड इफ कोर इज रिप्लेस बाय आयरन, हमने इस कोर को रिप्लेस कर दिया आयरन के साथ, हुज परमिएबिलिटी इज 300 टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ द एयर, सही है, जिसकी परमिएबिलिटी हमारे पास कितनी है, 300 टाइम्स है द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखें एक बात हमेशा कि बी जो है हमारे पास बेसिकली कैसे फाइंड आउट की जाएगी, तो हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो बी डैश क्या होगा, बी डैश हमारे पास होगा म्यू आर, ठीक है, म्यू आर एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। म्यू आर हमारे पास है रिलेटिव परमिएबिलिटी जो कि गिवन है 300 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है हमें। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, म्यू आर की जगह पर आप पुट करेंगे 300 टाइम्स म्यू नॉट, ठीक है, और एन आई, ये हमारे पास एन आई अपॉन 2 पाई आर ऐसी आएगा, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, बी के बराबर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डैश 300 टाइम्स बी। तो बस अब एक बात मेक श्योर कर लें कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, बी डैश एन मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल बी, सही है। अब एन क्या होगा, हमने जब परमिएबिलिटी कितना इंक्रीज किया तो यहाँ पे कितना है 300 टाइम्स, तो सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इंक्रीज बाय 300 टाइम्स, तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नाउ वी हैव फ्राइडेज लॉ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है कि हमारे पास फ्राइडेज लॉ क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो देखें, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चेंजिंग कॉइल। अगर हम एक कॉइल में बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं
वो जो पास होती हैं, ठीक है, एरिया से बेसिकली हम फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं। जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉइल में जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जो है बनेगा, ठीक है। द ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंज इज प्रोड्यूस। द ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंज इज प्रोड्यूस एंड बिकम ज़ीरो। सही है। बेसिकली अगर हमारे पास जो है वो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो फिर हमने यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ देखना है। और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा तो ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लक्स जो है कांस्टेंट हो जाए तो फिर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। एज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बिकम कांस्टेंट। सही है, अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, एज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बिकम्स कांस्टेंट, अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट कर दें, ठीक है। अगर हमारे पास फ्लक्स बेसिकली कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, राइट, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ देखने को नहीं मिलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ है जिसको हम जाय से यहाँ पर लिख रहे हैं, ये डिपेंड किस पर करता है, बेसिकली ये डिपेंड हमारे पास करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, एन पर, ठीक है, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज यानी कि हमारे पास डेल्टा टी पर, राइट। डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई को हम पढ़ते हैं बेसिकली यहाँ पर, डेल्टा फाई हमारे पास है चेंज, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, और ये फ्लक्स हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। नाउ वी हैव फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेसिकली हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, सही है, फ्लक्स से, तो ये बनेगा एन फाई। तो इट इज सिंपली कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। इट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, और इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाई हमारे पास फ्लक्स है और एन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब हम लोग एन को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न को हम लोग जब मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स, कि उस पूरे टर्न्स में कितने हमें हमारे पास उस पूरे कॉइल में बेसिकली कितने टर्न्स हैं, और फिर हमने उस टर्न्स के अंदर कितने फ्लक्स है। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लक्स लिंकेज। व्हाट इज लेंस लॉ? इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास बेसिकली एक लॉ है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, ये आपने याद रखना है। इट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है। अब यहाँ पर माइनस साइन देख रहे हैं, ठीक है, इसको हमने डील नहीं किया था, बट अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये माइनस साइन इंड्यूस ईएमएफ जो है बेसिकली ये माइनस साइन जो है लेंस लॉ से आता है। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इज सच एज टू अपोज द काउस प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो इंड्यूस करंट है वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, माइनस। नाउ वी हैव सेल्फ इंडक्शन। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल बाय चेंजिंग इन करंट थ्रू द सेम कॉइल, द प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक ही कॉइल मौजूद है, सही है, और हम क्या कर रहे हैं, उसी कॉइल में हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं और उसी कॉइल में हमें इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिल रही है, राइट। तो ये कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। The EMF opposes the change that has induced it, hence it is called back EMF. IE, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, ये हमारे पास जाय है EMF, ठीक है। L हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारे पास है डेल्टा I चेंज इन करंट, और ये हमारे पास है डेल्टा T, ठीक है ना। वेयर L इज सेल्फ इंडक्टेंस, इट यूनिट इज हेनरी, और इसको हम लोग मिली हेनरी भी आमतौर पर लिख रहे होते हैं। If phi is the flux through a coil of n turns when it is carrying current I, ठीक है, then n phi is equals, ठीक है, L I। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल है, अभी हमने ये देखा है ना ऊपर, ये किसके बराबर है, जाय, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ऊपर हमने देखा है कि जाय बराबर है माइनस एन, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, राइट। और हमारे पास जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्शन का, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हम लिखते हैं माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एल हमारे पास मल्टीप्लाई में, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर दिया हमने, राइट।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, n माइनस एन डेल्टा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स एल आई, एल डेल्टा आई, सही है, वट एवर जो आप भी जो कुछ आप कहना चाहें, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरह से आया है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो आप डायरेक्ट याद रख लें, अदरवाइज इसको आप इन दोनों को कंपेयर करवा के, इसको कंपेयर करवा के, ठीक है, इसको कंपेयर करवा के आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पर भी माइनस साइन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास ये बचेगा, राइट। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, हमारे पास बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से लिखते हैं, राइट, ऑफ अ कॉइल विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट, जो कि प्रोड्यूस कर रही है 5 वोल्ट, व्हेन द करंट चेंज फ्रॉम 3 टू 2 एम्पियर, करंट चेंज कहाँ से हो रहा है, 3 से 2 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड, और टाइम हमारे पास यह 1 मिली सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था जाए, ठीक है, एल एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट है, तो यहाँ पुट करें आप 5 वोल्ट। डेल्टा आई हमारे पास है करंट चेंज, ठीक है, तो करंट चेंज हमारे पास 3 से 2 हो रहा है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल 3 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास 1 मिली सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, जवाब में फर्क नहीं आता, एल बचेगा। तो सिंपल ये हो जाएगा एल 5 इंटू 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है, दिस विल बिकम 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 का मतलब है, ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बेसिकली हेनरी है, और हम ये चाह रहे हैं कि जवाब ढूंढना है, तो हेनरी से मिली हेनरी, तो मिली मीन्स बेसिकली उधर 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 मिली हेनरी, ठीक है, जो कि हमारे पास बी है। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सही है। तो बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इन द कॉइल, ठीक है ना, क्लोज कॉइल्स आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्राइमरी, सही है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 2 कॉइल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है, सेट अप अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इन द अदर सेकेंडरी, सही है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है बेसिकली वो चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो कॉइल नंबर 2 है उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बेसिकली, सही है। तो ये हमारे पास है ईएमएफ, एंड दिस वन इज एम, एम हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमारे पास है चेंज इन करंट, और ये हमारे पास है डेल्टा आई, ठीक है, दिस इज डेल्टा आई, इसको हम कह रहे हैं, सॉरी वी हैव डेल्टा, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी है। वेयर एम इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इट्स यूनिट इज़ हेनरी, जैसा कि हमें पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। इफ़ फाई 2 इज़ द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ N2 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, ड्यू टू द चेंज इन करंट, ठीक है, I1 इन प्राइमरी, देन N2 फाई 2 बराबर है M I1 के, ठीक है। अब इसको हमने कैसे लिखा है देखें, बेसिकली ये इक्वेशन जो है ना हमारे पास जर्नल इक्वेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा है हमारे पास फ्राइडेज लॉ क्या है, जाए, ठीक है, इज इक्वल्स माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, जाए इज इक्वल्स माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, राइट। सो अगर इसको हम कंपेयर कर लें इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल्स माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी से डेल्टा टी को हमने कर देना है कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा, एन
डेल्टा फाई, ठीक है, इज इक्वल्स एम डेल्टा आई। आपको याद होगा हमने ऐसी इक्वेशन हमने बनाई थी सेल्फ इंडक्शन में भी, राइट। और अब ये इक्वेशन हमने बनाई है म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक है। ये जो फॉर्म लिखी हुई थी ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कॉइल लिखा हुआ है, ठीक है। ये करंट हमारे पास कॉइल नंबर 1 में है, फ्लक्स चेंज कहाँ हो रहा है कॉइल नंबर 2 में, और इससे हमने मल्टीप्लाई कराया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करें तो व्हेन अ कंडक्टर इज मूव अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस इट्स एंड, तो उस कंडक्टर के एंड्स पर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ, इस ईएमएफ को कहते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जब भी एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करता है तो उस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल जो है हमारे पास, आप कह सकते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल है बेसिकली वो उस कंडक्टर के एंड्स पर बेसिकली प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। दिस ईएमएफ इज गिवन एज, इस ईएमएफ को हम लिखते हैं जाय से, और ये बराबर है वी बी एल साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारे पास v है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये आपने याद रखना है, इसको हम लोग वोल्टेज नहीं कहते। ये हमारे पास है वेलोसिटी, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर साइन का फंक्शन है, और अगर यहाँ पे साइन 0 डिग्री पुट की जाएगी तो अल्टीमेटली साइन 0 हमें पता है कि 0 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं साइन 0 डिग्री तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर साइन 90 तो साइन 90 हमारे पास बेसिकली 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी साइन 91, तो दिस इक्वेशन, इसको पढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारे पास है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि राइट एंगल, तो राइट एंगल की मीनिंग है कि जब एंगल 90 डिग्री हो, राइट, तो थीटा 90 होता है यहाँ पर, तो ये हमारे पास कहलाता है मोशनल ईएमएफ। तो आपने इसकी इक्वेशन को याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह में ये यूज़ हो रहा होता है, राइट। हमारे पास अब यहाँ पर है एसी डायनामो, ठीक है। बेसिकली एसी जनरेटर क्या होता है, या इसको हम डायनामो कहते हैं। तो एसी जनरेटर जो है बेसिकली एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन एसी जनरेटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, हमारे पास जो एसी जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ है वो बेसिकली इंड्यूस होती है इन द कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये पुरानी बात है, अभी हम देख चुके हैं पीछे से, ये फ्राइडेज लॉ में भी कि किस तरह से हमारे पास जो है बेसिकली फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो ये बिल्कुल सेम बात है। व्हेन इट इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, तो जब भी हमारे पास एक मैग्नेट के दरमियान कॉइल को रोटेट करवाते हैं बेसिकली, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलता है, राइट। तो जब भी एक कॉइल के अराउंड, एक कॉइल के दरमियान बेसिकली किसी कॉइल मैग्नेट के दरमियान, सही है, कॉइल को रोटेट किया जाता है तो बेसिकली क्या बनता है, ईएमएफ बनती है, राइट। वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। यही बेसिकली प्रिंसिपल है जनरेटर का। जनरेटर में क्या होता है कि बेसिकली मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और वो कॉइल जो है वो मैग्नेट के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, सही है। तो लिहाजा अभी जो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल्स नवाब साइन थीटा, तो ये n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। A हमारे पास है एरिया, तो अगर हम बात करें तो n हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स।
ए यहाँ पर हमारे पास है एरिया। अगर हम इस ए की बात करें तो ये हमारे पास है एरिया। ओमेगा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस ओमेगा को पढ़ते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2πf के बेसिकली ये बराबर होता है। और फिर से वही बात कि अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री पुट किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज है मैक्सिमम हो जाएगा, वी मैक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इस ई को हम वी से भी लिख सकते हैं। ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास बराबर है नवाब साइन थीटा के, ठीक है, नवाब साइन थीटा के। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब इसी वोल्टेज को यहाँ पर हमने ई से लिख दिया, ठीक है। अब इसको ई से लिखें या वी से लिखें, ये रहेगा वोल्टेज ही, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग साइन थीटा है, जो थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें और अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 90 पुट कर दें तो फिर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा जो ये वोल्टेज है ये हमें मिनिमम मिलेगा और यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा ये हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज की बात होगी तो आप साइन 90 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था एसी जनरेटर, जिसको हम लोग डायनामो भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग अ लो एसी वोल्टेज टू अ हाई एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर हमारे पास बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो एसी वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग, ठीक है ना, करंट, या आप इसको एसी हम पढ़ते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की बात करें तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम है कि लो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे हाई एसी वोल्टेज में एंड वाइस वर्सा, ठीक है, या इसका उल्टा कर दे, हाई से ये लो कर दे, यानी कि स्टेप डाउन कर दे या स्टेप अप कर दे, वोल्टेज को बढ़ा दे या कम कर दे। तो इसको हम कहते हैं अप, बढ़ाना, और इसको हम कहते हैं डाउन, कम करना, ठीक है। हाई से लो तो डाउन कर रहा है, कम, और लो से हाई तो इसका मतलब है ये बढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा अप। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है बेसिकली जो कि बहुत यूज़फुल है अमूमी तौर पर, सही है। ये हमारे पास है ई, और ई यहाँ पर हम कह रहे हैं बेसिकली वोल्टेज को, तो ई एस अपॉन ई पी, ठीक है ना। अब ये क्या है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में, इसका रेशो हमारे पास जो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल में, ये हमारे पास बराबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो वोल्टेज का बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपने एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पर। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ई से लिखा हुआ है, ठीक है, वी एस के बजाय ई एस लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर इसको देख लिया। तो ऐसा हम लोग आमतौर पर इंटरमीडिएट वगैरह में देखते हैं, ठीक है, जब हम इंटर की क्लासों में पढ़ रहे होते हैं आमतौर पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। बट ये भी ठीक है, सही है। तो मैंने बता दिया ई हो या फिर वी हो, वोल्टेज ही कहलाएगा। ओके, अगर हम लोग वोल्टेज को देखते हैं, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास बराबर आता है करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो याद रखें हमारे पास जो ताल्लुक है वोल्टेज का करंट के साथ वो इन्वर्स होता है, तभी यहाँ पर हमने आई एस नीचे लिखा हुआ है और आई पी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम लोग गौर से देखें तो ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया इस तरीके से। ओके, आगे चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी कॉइल में क्या है, ग्रेटर हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, एन एस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, किससे,
नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल में है। देन द ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर को हम नाम देते हैं स्टेप अप का, अगर सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो दिस ट्रांसफॉर्मर विल बिकम स्टेप अप, यानी कि ये काम करेगा वोल्टेज बढ़ाने का। लो वोल्टेज को ये बढ़ा देगा, हाई वोल्टेज कर देगा। ठीक है, कहते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं बेसिकली सेकेंडरी कॉइल में वो हमारे पास कम है, लेस है, एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल NP। ठीक है, देन द ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन। तो अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ये वोल्टेज को कम करेगा, जाहिर सी बात है, हाई को लो करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, आमतौर पर MCQs में पूछ ले जाता है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि NS जो है वो बराबर हो जाए NP के, यानी कि दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास इक्वल हों, तो फिर ट्रांसफॉर्मर कोई वर्क नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी कॉइल में हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, तो अल्टीमेटली सेकेंडरी में भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो फिर तो हमने जो हमारा मकसद है ट्रांसफार्मर बनाने का, वो तो इससे पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करवाना है या हमने इसको स्टेप अप करवाना है। ठीक है, तो अगर हमने वोल्टेज चेंज ही नहीं करना है तो फिर फ़ायदा क्या है, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि NS बराबर हो जाए NP के, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो है वो ऑपरेशनल नहीं होता, काम नहीं करता। ठीक है ना, मतलब जितना वोल्टेज वो इनपुट लेगा उतना ही वो आउटपुट दे देगा, सिंपल। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेसिकली ईटा से लिखते हैं, ये हमारे पास है ईटा। ठीक है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, सही। और सिंपल आप देखें तो आउटपुट ओवर इनपुट होता है। अब पावर की बात कर रहे हैं तो हमने पावर से इसको पावर के रिस्पेक्ट से कर दिया। अ नॉर्मल कमर्शियल, अच्छा एक बात और याद रख लें इसमें कि ये जो हमारे पास ईटा है एफिशिएंसी है, इसकी जो यूनिट आमतौर पर लिख दी जाती है वो परसेंटेज में होती है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से यहाँ पर, सो यू विल गेट आंसर इन परसेंटेज, सही है। तो ये आपने पॉइंट याद रख लेना है। अ नॉर्मल कमर्शियल ट्रांसफार्मर हैज़ वेरी हाई एफिशिएंसी, जो हमारे पास नॉर्मल कमर्शियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, ड्यू टू द रेंज बिटवीन 95 to 99%, जो कि हमारे पास रेंज इसकी डिफाइंड है 95 to 99%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट, बेसिकली हमारे पास जो पावर इनपुट है अगर वो बराबर हो जाए पावर आउटपुट के, तो ये कहलाता है, इसकी एफिशिएंसी कहलाती है 100%, और दिस इज़ द आइडियल केस, और ये हमारे पास आइडियल केस होता है, राइट। तो आइडियल केस में तो यही है कि इनपुट बराबर है आउटपुट के, जितना हमने बेसिकली इनपुट हमने दिया उतने हमें आउटपुट मिल गया, राइट। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर देखा ट्रांसफार्मर। एक आखिरी बात ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली वर्क करता है AC पर। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन AC, ठीक है, AC पर काम करता है, DC पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर DC को ब्लॉक कर देता है, राइट। तो आपने ये बात याद रखना है। तो ये था हमारे पास लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं, राइट। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिकली इसके MCQs हैं हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करें तो हमारे पास है आपके लिए 6000+ MCQs का क्वेश्चन बैंक, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।